हो? Hello everyone. कैसे आवाज़ नहीं आ रही? Uh, Here your lecture. Today's lecture is on Archaebacteria and Eubacteria. Actually, this is the first topic of the first unit of the course, diversity of the different microorganisms. That is, in which you have to study the bacteria, viruses, algae. So the first topic is on Archaebacteria and Eubacteria. Um, I hope you all must have studied in your previous classes. You all must be knowing what is Archaebacteria and Eubacteria. So it's not a new name for you all. Then also, again, for your revision purpose, Archaea means Archaea as the name indicates. Archaea is something Archean, that is the ancient, and the Eubacteria, U is related to the new form of bacteria. So actually you have to study a comparative account of the primitive bacteria and the eubacteria. Primitive bacteria, archean bacteria, ancient bacteria की हम बात करते हैं तो जो आपका प्रिमिटिव था, जब इसको प्रिमिटिव इन द सेंस जब अपना लाइफ का या अर्थ का ओरिजिन हुआ था और किस तरह से उसमें जो बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट्स का एंट्री हुआ था, किस तरह से बायोटिक एक ट्री जो फॉर्म होता है फाइलोजेनेटिक ट्री और जो इवोल्यूशनरी फेज होता है, तो उस फॉर्म में जो एक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एक जो तैयार हुआ है, तो उस पैटर्न में अगर अपन देखते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री में या आपका सिंपलर मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट बेस पे फर्स्ट स्टेप पे जो बैक्टीरिया फाइंड आउट हुए थे, दे वर टर्म्ड एज द आर्किबैक्टीरिया. Actually, until the advent of the sophisticated all the genetic and molecular biology techniques, ये जो आपका आर्किबैक्टीरिया है एंड जो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है, they both were considered as a single cell. But later on, with the advent of these sophisticated technologies and the higher research studies, ये समझ में आया कि बहुत सारा broad biochemical differences exist in between the archaebacteria and eubacteria. तो archaebacteria के बहुत सारे specific features find out हुए थे after the advent of these molecular biology or the genetic techniques, and these techniques led to a new phylogenetic tree of life, जिसमें कि ये बताया था कि which describes the concept of domain. बिफोर दैट ये माना जाता था किंगडम होता है, आपका एक प्लांट किंगडम होता है प्लांट की. अगर आपको जो हिस्ट्री या बेस अपन पढ़ते हैं आपके बॉटनी में या जोलॉजी, तो प्लांटे था, एनिमेलिया था, वो किंगडम फेज था. बट देन ये पता चला कि किंगडम और के ऊपर में भी एक चीज़ है विच इज़ मोर बेसिक एंड बिगर देन द किंगडम. उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत मेजर डिफरेंसेस आर देयर on their basis of their biochemical analysis, उनके molecular analysis पे ये फाइंड आउट हुआ था कि किंगडम से ऊपर डोमेन फॉर्म होता है एंड देन दीज डोमेन्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द किंगडम एक्चुअली. तो जिसमें कि क्या किया था कि सर जितने भी यूकैरियोट्स थे, दे कॉन्स्टिट्यूट द डोमेन ऑफ यूकैरियोटा. ऑल यूकैरियोट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द डोमेन्स ऑफ यूकैरियोटा. वेरस बैक्टीरिया को एक अलग रखा था, क्योंकि बैक्टीरिया में और यूकैरियोट क्या आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हार्मोन में फंजाई हो गए, तो ये एक अलग डोमेन में थे. दैट इज सब आप यूकैरियोटा में रखा इनको. और बैक्टीरिया क्योंकि जो कि सिंगल सेल थी, और प्रीवियसली बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया को ये माना जाता था आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बोथ का सेम, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था. बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, एंड
जो आर्किबैक्टीरिया है इट कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन डोमेन। एक इंडिपेंडेंट डोमेन है आर्किबैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे पॉइंट पे डिफर करता है यूबैक्टीरिया से। So archaebacteria constitute their own domain and it is named as the archaea. Later on, in this lecture only, I'll try to explain in a very brief manner कि किन पॉइंट पे क्या क्या यूनिकनेस है आर्किबैक्टीरिया की एंड वाई दे, उनको अलग से आपने क्यों रखा हुआ है, एक अलग डोमेन में क्यों रखा हुआ है आर्किबैक्टीरिया को. So what are the major or the basic difference between the archaebacteria and the eubacteria? So I'll try to cover all these points in this lecture, and so definitely before that it is necessary for us to understand the basic characteristic features of the archaea as well as of the eubacteria. जब आप उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, जब आप किसी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेंगे, तो डेफिनेटली आप उन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी या उन दोनों के बीच के अंतर को भी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि इनको अलग क्यों रखा गया है, डिफरेंसेस के बेसिस पे ही अलग किया है. तो सिमिलैरिटी तो है कि दोनों ही सिंगल सेल बैक्टीरिया है, सॉरी दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, पर इनको फिर भी अलग रखा हुआ है. जबकि जितने भी मल्टी सेलुलर हैं दे ऑल आर प्लेस्ड इन अ सिंगल डोमेन और एक किंगडम में उनका रखा है, दैट इज द यूकैरियोट. देखिए ऐसा नेम आर्किबैक्टीरिया, तो जो नाम आर्के है ये एंशियंट ग्रीक वर्ड आर्कोइड से लिया है, जिसका मतलब होता है एंशियंट. एंशियंट प्राचीन, जो पुरातन थिंग्स हैं, और ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव डोमेन है ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ. एंड क्योंकि ये मानते हैं अपन कि जो लाइफ का जो जो अर्थ का ओरिजिन हुआ था इट डेट्स बैक अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके करीब 100 सालों बाद ये फर्स्ट जो लाइफ या बायोटिक ओरिजिन जो मार्क किया गया है फॉसिल रिकॉर्ड, वो इट इज़ अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. एंड आर्की ही उसको फॉर्म करते, आर्की एंड सर्टेन साइनोबैक्टीरिया अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो. तो इस तरह के कुछ थे. तो क्योंकि उस समय पे जो अर्थ का फॉर्मेशन प्रोसेस था प्रिपरेटरी फेज में था, अर्थ तुरंत बना था, और बिग बैंग थ्योरी अगर अगर आपको याद होगी, इस तरह से आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर उसमें गैसेस आए, फिर गैसेस आपस में टकराए, फिर एक नई तरह की गैस निकली, फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, एटम्स फॉर्म हुए, फिर मॉलिक्यूल्स हुए, फिर उससे आपका सिंपलर फॉर्म ऑफ जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर वो सिंपल से फिर वो कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर वो मल्टी उसमें हुआ, ऐसा कर करके एक कोशिकाओं का या सेल्स का फॉर्मेशन या निर्माण प्रोसेस शुरू हुई. तो उस समय पे तो यंग था, बहुत टाइम लगा वो पूरी प्रोसेस आने में. तो क्योंकि आर्किबैक्टीरिया बहुत प्रिमिटिव फेज में आ गए थे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो दे arose during the primitive phase. So that's why and that time जब कोई चीज़ इनिशियल फेज पे बनती है, कोई चीज़ तैयार होती है, तो वहाँ पे बहुत फेवरेबल कंडीशंस नहीं होता है कहीं भी. वो एक बोलते स्ट्रगलिंग फेज होता है, तो वैसा ही अर्थ का भी था. तो एक स्ट्रगलिंग फेज होता है या प्रिपरेटरी फेज होता है, वहाँ पे धीरे धीरे फिर एडेप्टेशन वाली प्रोसेस आती है. धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं, और एडेप्टेशन की प्रोसेस में आप धीरे धीरे उसको अगर अडेप्ट या तो एडेप्टेशन करते हैं या फिर नहीं भी कर पाते, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल बनाते हैं.
अपने हिसाब से तैयार करते हैं किसी भी वातावरण को, तभी आप उसमें आराम से रह पाते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि आर्किबैक्टीरिया का ओरिजिन वहाँ बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, एक्सट्रीम्स एनवायरनमेंट थे, पर इन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दोज कंडीशंस। So generally they are termed as archi extremophiles also. इनको extremophiles means extreme loving. Extreme कि if it is too cold or too hot, too acidic or too alkali, तो किसी भी जो फिजिकल फैक्टर्स थे, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, वो एक्सट्रीम कंडीशन पे थे और वहाँ पे भी ये ग्रो किए, तो दे आर टर्म्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स ऑल्सो। And it differs from the eubacteria on many bases. यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनका जो सेल वॉल है वो बहुत डिफरेंट रहता है ट्रू बैक्टीरिया से, एंड ट्रू डिफरेंट रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तभी तो वो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। इनका बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है बहुत यूनिक होता है। और ये चीज़ें एक्चुअली में क्या था, शुरू में बैक्टीरिया भी था और आरपी भी था, तो सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया कि भाई जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं दे शुड बी प्लेस्ड इन वन, दे शुड बी केप्ट टुगेदर। ठीक है, तो वो जो केप्ट टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे किंगडम पहले आता था कि किंगडम में रखा। तो याद होगा अगर आपको लिनियस का, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, इन लोगों की जब इनिशियली इन लोगों ने डिफाइन करना शुरू किया, दो फिलोसफिकल फिलोसफी बेस्ड और ऐसा था उनका, फिर भी उन लोगों ने एक देना शुरू किया कि भाई प्लांट्स होते हैं और एनिमल होता है, तो प्लांट या एनिमलिया ऐसा करके किंगडम होते हैं, दो किंगडम होते हैं। उसके बाद में कहा है कि मोनेरा होता है, तो उसमें आप सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अनसीन वर्ल्ड वाले जो क्रिएचर्स हैं उनको रख लीजिए, और प्लांट्स जो कि दिखते हैं भाई फूल पेड़ पौधे पत्तियों को एक तरफ रख दिया, और जो एनिमल्स वाले हैं जो उनको एक जगह पे रख दिया, ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल के साथ में डाल दिया। तो वो किंगडम बेस्ड था। किंगडम को हाईएस्ट अथॉरिटी वो मानते थे कि हाँ तीन किंगडम, फिर उसका फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये सब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन था या हेरारिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो फॉलो होना शुरू हुआ तो टेक्सोनॉमी में। पर फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, लाइक इनिशियली तो बहुत माइक्रोस्कोप वगैरह अगर आपको कुछ इतिहास पता होगा, तो धीरे धीरे कई स्टेप प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है ये सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं, और बहुत टाइम के बाद में ये जाकर के कोई इफेक्टिव शेप में आ पाते या कोई एक चीज़ फाइंड आउट कर पाते। डेवलपमेंट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कोई भी चीज़ बढ़ती है एक क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड होता है देन यू गेट समथिंग। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो साइंस का भी हुआ है, इनिशियली आपके थोड़े माइक्रोस्कोपिक आए, फिर आपकी बायोकेमिकल चीज़ें आई हैं, बायोकेमिकल के बाद में फिर आपका मॉलिकुलर लेवल पे आया, मॉलिकुलर लेवल के बाद में फिर अपन जीन्स के लेवल पे गए हैं, और जीन्स में भी फिर बहुत सारे अब तो मतलब आप आर्टिफिशियली अब उन चीज़ों को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो विद दी एडवांसमेंट और विद दी एडवेंट ऑफ दी मॉलिक्यूलर, जो भी सोफिस्टिकेटेड आए हैं जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये फिर ये फाइंड आउट किया कि आर्की और जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, कि यू बैक्टीरिया, आर्की एंड यू बैक्टीरिया, दो दे आर सिंगल सेल, but they are having specific या highly specific biochemical differences in between them. उनमें बहुत सारा डिफरेंस है, तो उनको एक जगह पे नहीं रखा जा सकता है। ये एक अलग चीज़ है जो कि प्लांट से भी नहीं मिल रही है, जो कि एनिमल से भी नहीं मिल रही है, और ना ही ये जो बैक्टीरिया थे उनसे भी मिल रही है। तो देन this led to the technologists or the scientists to develop a new phylogenetic tree of life, जो evolutionary phase में था।
बहुत सारी थियोरीज है। अगर पहले के अपन बात करते हैं डार्विन की कि भाई जिराफ की गर्दन क्यों ऊंची होगी, क्योंकि ऊंचे पेड़ थे तो वो ऊपर ऊपर खाता गया तो फिर उसका वैसा शेप हो गया। तो भाई मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। वाई अफ्रीकन्स आर ब्लैक, वाई आपकी यूरोपियंस वाइट हैं, तो क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वैसा मेलेनिन कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट वी विल फोकस ऑन दिस आर्किटेक्चर ओनली। तो जो पैलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ का एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, और अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट डोमेन वर मोर बेसिक एंड बिगर देन द डोमेन्स में क्लासिफाई किया था। तो ये आर्किटेक्चर इज अ डोमेन एंड ऑल यूकैरियोट्स के जो थे, तो देन ऑल यूकैरियोट्स जो आपके एनिमल्स थे और प्लांट्स थे, हायर प्लांट्स, so all eukaryotes they constitute the domain of eukaryote, and bacteria constitute the domain of prokaryote, and archaea constitute their own domain, जिसको अपन बोलते हैं आर्किबैक्टीरिया। और इसमें जो तीन ये आपके आए हैं ना, लाइक देखिए लिखा हुआ है 3 मेजर नोन फाइला, दैट इज मेथानोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। इसमें जो सबसे पहले आया है वो था, जो फर्स्ट केम, इट वाज द मेथानोजेंस। मेथानोजेन वाज द फर्स्ट टू बी फाइंड आउट। और एक नाम है, दैट इज द वूज। वूज जो आपके मेन वूज ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन और फाइंडिंग्स की हैं। इनिशियली जो आपकी फाइंडिंग्स हुई हैं रिगार्डिंग द आर्किबैक्टीरिया, so many findings were done by the वूज। अब उसके बाद में ये फाइंड आउट हुआ था कि उनका जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज दे हैव यूनिक सेल केमिस्ट्री। उनका जो सेल वॉल होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। दे हैव एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड तो है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में, दोनों के ही सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स तो होती हैं, पर उनकी जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं वो ईस्टर लिंक्ड होती है, जहाँ पे ईथर इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत यूनिक क्राइटेरिया है। साथ ही एक और चीज़ थी कि आर्किबैक्टीरिया के पास में जो शुगर कंटेंट था वो थोड़ा डिफरेंट था, and it was not found to be same as the peptidoglycan sugar used in the bacterial form. इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन ये ग्लाइकोसाइलेटेड था, नॉट द पेप्टाइडोग्लाइकन शुगर। फिर उसके बाद में इनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन पता है आपको, दैट इज डीएनए से आरएनए बनना इस ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की लैंग्वेज को आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए में, और फिर ये ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन। तो इनका क्या होता है, इनका जो, क्योंकि दे आर प्रोकैरियोटिक, डेफिनेटली दे डोंट हैव अ ट्रू जो भी न्यूक्लियाई नहीं था इनके पास में। इंस्टेड इन आर्किबैक्टीरिया के पास में सिंगल राउंड क्रोमोसोम तो होता है, जैसा कि बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया के समान ही आर्किबैक्टीरिया ऑल्सो हैव a single round chromosome, but their gene transcription is similar to that which occurs in the nuclei of eukaryotic cell. तो ये चीज़ तो बहुत ही डिफरेंट होगी कि क्रोमोसोमल या जो इनका जेनेटिक मटेरियल है इट इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोट, पर उसका मॉर्फोलॉजिकली जो उसका मॉर्फोलॉजी है वो सेम है, दैट लाइक द प्रोकैरियोटिक सेल, पर उसका जो फंक्शनिंग है इट इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उनका यूकैरियोटिक सेल। तो ये बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है, बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है कि आपके पास कोई बहुत पुरानी चीज़ है, पुराने मॉडल की कोई चीज़ है, और उसकी जो वर्किंग है वो बहुत एडवांस है।
तो इट रियली हैपन्स, बट हियर इन आर्किबैक्टीरिया के केस में ये चीज़ अपने को मिला है. एंड due to this, this has led some scientists to propose that eukaryotic cells arose from a fusion of archaebacteria and bacteria, possibly when an archaebacteria began living endosymbiotically inside a bacterial cell. तो यूकैरियोटिक और जो इवोल्यूशन फेज है वो भी इससे लिंक हो जाता है. उसके बाद में ये है कि ओनली आर्किबैक्टीरिया दे आर कैपेबल ऑफ मेथेनोजेनेसिस, जो आपके फाइनेंस सिर्फ यही मेथेनोजेनेसिस कर सकता है. And what is methanogenesis? A form of anaerobic respiration that produces methane. तो मीथेन का प्रोडक्शन सिर्फ आर्किबैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है. उसके बाद में इनका जो राइबोसोमल RNA है, this written there are differences in the ribosomal RNA that suggest a diverse in both bacteria and eukaryote. And the point is difference, ये ट्रांसक्रिप्शन इनका डिफरेंस होता है. एक्चुअली उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से भी उनके मेजर टाइप्स हैं. दैट इज द क्रेनारो आर्क्योटा एंड यू आर्क्योटा एंड कोरा आर्क्योटा. तो उस फॉर्म को ये दैट इज जो मीथेन लाइक मीथेन प्रोडक्शन आपने जैसे यहाँ लिखा मेथेनोजन है, हेलोफाइल्स है, थर्मोफाइल्स. So we will see the classification according to this instead of going to that name. वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, and we'll discuss this later on something. What is archaebacteria? Prokaryotes are living in extreme environment. एक सीधी चीज़ें हो जाती है. अभी आपने 3 वो देखे थे कि मेथेनोजन होता है, हेलोफाइल होता है. तो उसी हिसाब से जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं वो आर्किबैक्टीरिया है. जबकि फॉर बैक्टीरिया विद बैक्टीरिया और विद अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म इट इज नॉट पॉसिबल. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में सभी में एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, पर ये जनरली ये मोस्टली एक्सट्रीमोफाइल्स ही आर्किबैक्टीरिया होते हैं. यहाँ देखिए किंगडम आर्किबैक्टीरिया, डोमेन क्या है वो भी आर्किबैक्टीरिया का होता है. राइट ऑन द ये आप लेफ्ट साइड पे देखिए टॉप पे लिखा हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं. सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है लाइक एज उसमें रहता है आपके बैक्टीरिया में. जीन्स हैव इंट्रॉन्स, यूनिक लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, either heterotrophic or autotrophic mode, may be ancestors of eukaryotic cells. 3 groups that live in extreme environment are methanogens, halophils, and फिर अपन एक एक करके ये 3 ग्रुप को इन डिटेल विल सी. मेथेनोजेंस बताया था थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन दे कन्वर्ट, दे प्रोड्यूस मीथेन एक्चुअली. ठीक है, और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक टाइप का है. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो आर्किबैक्टीरिया के अगर अपन ओरिजिन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्किबैक्टीरिया, तो जो ये मेथेनोजन है ये फर्स्ट आर्किबैक्टीरिया है जो कि ओरिजिन में आया था. और पॉसिबली इसको जो फर्स्ट आपको बताया था वूज, जो साइंटिस्ट हैं वूज ने फर्स्ट टाइम बताया था कि ये सेपरेट लाइन ऑफ बेसिन है. इनका जो डाइवर्जेंस हुआ है आपका बैक्टीरिया आर्की और यूकैरियोटा का, तो ये बहुत ही अलग है. आर्किबैक्टीरिया को कहीं किसी के साथ में अपन नहीं रख सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हायर ऑर्गेनिजम्स के साथ में इनको नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इनके पास में बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ है. और पर अभी लास्ट अभी स्लाइड्स में आपको बताया कि बहुत सारी इवोल्यूशनरी लिंक्स मिलती हैं आर्की और यू बैक्टीरिया के बीच में, वो भी बहुत क्लियर नहीं हो पाया है कि ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली कि इसको लिया. मतलब सब थ्योरीज हैं
और आर्की बैक्टीरिया के साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में बहुत डिटेल में कुछ ऐसा बहुत ग्राउंडेड फाइंडिंग्स नहीं हो पाई हैं। उसका कारण ये है कि इसको आप इन विट्रो कंडीशन में या इसको लैब में इसको कल्टिवेट करना मुश्किल है, इसका कल्टिवेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए मुश्किल होता है। और क्योंकि कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो आप उसके बहुत सारे पैरामीटर्स के थ्रू इनकी स्टडी नहीं कर पाते हैं। इनका जो भी जेनेटिक जो जीन्स वाला ही बस हुआ है, तो वो भी बाहर में ही स्टडी हुआ था। और कई जैसे ट्रांसफ़र आरएनए कंपैरिजन मेथड किया था उन्होंने, वूज ने ही यूज़ किया था, और कंपेयर्ड अ ग्रुप ऑफ मेथनोजेंस विद ट्रांसफ़र आरएनए बेसिस पे किया था। तो ये पता चला था कि भाई मेथेनोजेंस जैसे जो ये क्लासिफिकेशन जिस चीज़ पे किया, तो ये इनके राइबोसोमल आरएनए के बेस पे उन्होंने किया था। और ये फाइंड आउट किया था कि जो आर्की बैक्टीरिया है दे वर फाउंड जेनेटिकली मोर सिमिलर टू यूकैरियोट्स देन प्रोकैरियोट्स। तो ये बताया था कि इनका आपको बताया था मॉडल पुराना है और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो नया है। और सेल मेम्ब्रेन में भी ईथर लिंक्ड लिपिड्स होता है, बाकी केमिकली स्टेबल है। और ये जो ईथर लिंक्ड है वो स्टेबल, तो ऑब्वियसली स्टेबल इसलिए होगा बिकॉज क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर वो ईस्टर लिंक होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो दे वोंट बी एबल टू ग्रो। सो लाइक मेथेनोजेंस आपका फर्स्ट वो माना जाता है ओरिजिन की, जो फर्स्ट टाइम जो फाइंड आउट हुए थे दे वर Bitenogens, then thermoacidophiles. Thermoacidophiles, as the name indicates, कि high temperature as well as acid lovers, and extreme halophiles. Halo is for the halation, and that is salt concentration. तो जो एक तो मीथेन का प्रोडक्शन करता है एनारोबिक एटमॉस्फेयर में, जो दूसरी जो कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दैट इज they can grow at low pH and at high temperature at the same time. उनको थर्मोएसिडोफाइल्स में रखा। और फिर वो आर्की बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो कर सकते थे उनको हेलोफाइल्स में रखा है। देखिए हेलोफाइल्स अभी बताया था, हैलोजन सॉल्ट से रिलेटेड होता है ये। दो तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसमें, वन इज halo tolerant and other one is halophile. Halo tolerant means they don't love to grow at high salt concentration, but they can survive to that high salt concentration, usually more than 1% or 2%. सी वाटर वगैरह का जो रहता है वो वहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, खारा पानी होता है ना, और कई सॉल्ट लेक्स होते हैं जहाँ 2% के ऊपर में रहता है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑस्मोटिक डिसबैलेंस क्रिएट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि जो आपके सेल वॉल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते। बट आर्की बैक्टीरिया उसको सर्वाइव करता है। एंड जो हेलोफिलिक होते हैं दे कैन बी एरोबिक और एज वेल एज एनारोबिक। एरोबिक मीन्स दे नीड ऑक्सीजन, एंड anaerobic that is in absence of oxygen. यूजली आर्की के लिए जैसे मेथनोजेंस से आप वो इट इज स्ट्रिक्टली इफ इट इज स्ट्रिक्ट एनारोब, अगर देखिए एरोबिक वर्ड लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनारोबिक लिखा हुआ है मतलब एनऑक्सीजनिक कंडीशन प्रेफर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। पर अगर ये एरोबिक एनारोबिक ये थोड़ा सा लिबरल वाले टर्म्स हो जाते हैं। इफ इट इज स्ट्रिक्ट एक अगर आप वर्ड ऐड कर देते हैं या ऑब्लिगेट वर्ड ऐड कर देते हैं, तो ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट मीन्स कि उसको ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन में ही ग्रो करेगा वो। अगर किसी तरह से ऑक्सीजन खत्म होता है तो वो नहीं सर्वाइव करेगा, वो लीथल इफेक्ट होता है उसका। एनारोबिक स्ट्रिक्ट मीन्स एनऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन आप देंगे तो वो उसको नुकसान करेगा। फैकल्टेटिव है अगर तो मे बी मे नॉट बी। तो
दोनों ही सिचुएशन में वो स्विच ऑन ऑफ कर सकता है। जो हेलोफाइल्स होते हैं उनके पास में जो पिगमेंट होता है दैट इज हेलोरोडोप्सिन और बैक्टीरियल रोडोप्सिन इज प्रेजेंट। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेलोफिलिक आर्की बैक्टीरिया का। रोडोप्सिन आपको अपने जो रेटिना में होता है लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और दे गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ये उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे हैव अ यूनिक एबिलिटी, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग एबिलिटी होती है। ये फॉस्फेट को जो रॉक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसको ये सोलबलाइज कर सकते हैं। देन यूज एट उनका जो भी न्यूट्रिएंट मोड है। प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक दे डोंट हैव अ डिफाइंड शेप स्ट्रक्चर। ये अपने शेप साइज को डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं, वैरी करते हैं। और क्योंकि हेलोफाइल हैं तो हाई जो भी सॉल्टी एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं और इनका यूज़ किया जाता है पोल्यूटेड वेस्ट वाटर एनवायरनमेंट जहाँ पे जैसे बहुत सारा सॉइल है। एक आपका फिनॉल को भी ये डिग्रेड करने की कैपेसिटी करते हैं। बहुत यूनिक प्रॉपर्टी इसकी फाइंड आउट हुई है लेटर ऑन। देखिए, now the question arises that वो कौन से फैक्टर्स है, what are those factors responsible for providing this peculiar characteristic feature to the halophile or commonly known as haloarchaeols। कौन कौन से फैक्टर्स है या फीचर्स है जिससे वो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो हो सकता है या टॉलरेट करता है। सो फर्स्ट थिंग, ये जो बहुत यूनिक फीचर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलोम्योसिन। हेलोम्योसिन क्या है? ये एक प्रोटीन है वेरी सिमिलर टू द एनिमल म्योसिन और इसका प्रेजेंस नॉट ओनली ऑन द अर्थ पे बल्कि मून नासा ने भी मून पे भी और बहुत से ऐसे जो सोलर प्लैनेट मार्स पे भी हर जगह ये हेलोम्योसिन के कंटेंट्स मिले हैं। और जो भी शो करता है कि आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत पेक्यूलियर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन है विच वर फाउंड टू बी कनेक्टेड विद दिस आर्की बैक्टीरिया। और हेलोम्योसिन एक्चुअली करता क्या है कि ये एक सीक्रेट होता है आर्की बैक्टीरिया से एंड इट सराउंड्स द सेल एज अ वाटर एनरिच्ड क्लाउड ऑफ प्रोटीन and it is highly glycosylated and separated। तो ये एक प्रोटेक्शन कवरिंग दे देता है। अब कोई चीज़ अगर एक तरह से समझिए, कोई चीज़ अगर पानी के बबल के अंदर है तो उसको ऑब्वियसली प्यास भी कम लगना है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होगी। दूसरा, उसमें अगर कोई और सॉल्यूट वगैरह कोई भी एंटर कर रहा है तो वो तो वैसे ही डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। तो वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा। एक्सट्रीमली सॉल्ट में या शुगर में या कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा तो क्योंकि वाटर है, सॉल्वेंट है, तो वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये हेलोम्योसिन दिखता है जिसके कारण low water activity is required। Water activity is what? Water activity actually denotes the amount of water uh, available for the hydration of the material। प्योर वाटर के लिए 1 होता है तो इसको वाटर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेसिकेशन या ड्राई स्टेट को भी ये सर्वाइव कर सकता है। और हेलोम्योसिन एक जो खास तरह का प्रोटीन है, इट इज फाउंड टू बी secreted through these हेलोफिलिक आर्किबैक्टीरिया। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जितने इटैलिक्स में नाम होंगे वो एग्जाम्पल होंगे जो कि फाइंड आउट हुआ। दैट इज द हेलोफोर्बेटम वॉल्सपाइन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन सेकेंड आपका आता है पॉलीप्लॉइडी। दैट इज दे कैन लिव इन ओलिगोट्रॉफिक एनवायरनमेंट एंड और starvation। So oligotrophic means trophic is always related to the nutrient level। Oligo means less nutrient। वहाँ जहाँ पे nutrients availability कम है उस conditions में भी grow कर सकता है, due to which characteristic feature और due to which tendency, due to the polyploidy nature।
पॉलीप्लॉइडी के कारण क्या होता है कि एक्चुअली इनका जो ये कैसे इस सिचुएशन को सरवाइव करते हैं, फॉर दैट व्हाट दे डू एक्चुअली, दे इंक्रीज द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो वो अपना इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, वॉल्यूम रेशियो उनका कम हो जाता है, विच इंक्रीजेस द कैपेसिटी फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक। तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेते हैं, और या फिर कई बारी मिनिचराइजेशन होता है, सेल अपने आप को मिनिएचर फॉर्म में ले आते हैं, फ्लैटन फॉर्म में ले आते हैं। सरफेस टू वॉल्यूम, सरफेस भी बढ़ा लिया, वॉल्यूम तो वैसा बढ़ा हुआ है, कोई चीज़ फ्लैट हो गई, अगर फ्लैट हो जाएगी, प्रेस्ड चीज़ है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपटेक तो जितनी भी करेगी उसकी रिक्वायरमेंट जल्दी फुलफिल हो जाएगी। इनसे कोई चीज़ अगर इरेक्टेड है, ब्रॉड है, तो वो उससे कंपेरेटिवली जो फ्लैटन चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये अपने शेप में चेंज करते हैं, एंड एज वेल एक्चुअली ये डीएनए को भी अपटेक कर सकते हैं। कोई अगर एक्सटर्नल जैसे न्यूक्लियस होता है उसको भी एक अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं, और यूजली एक्सटर्नल सोर्स को प्रेफर करते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशन इट इज फाउंड दैट दे कैन इवन उनका जो इंटरनल डीएनए है उसको भी ये एक्सेप्ट एज अ न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं। देन द स्फेरिकल डोर्मेंट स्टेजेस एंड हेलोबैक्टीरियम शेप को ही अपने चेंज कर लेते हैं, शेप साइज को अपने शेप को ऐसा चेंज कर लेते हैं, फ्लैटन कर लेते हैं, जिससे कि वो सरवाइव कर लेते हैं डोर्मेंट स्टेज में। रिडक्शन ऑफ एटीपी ऑब्वियसली जो इनका एटीपी जनरेट, जो एनर्जी का इनका रिक्वायरमेंट होता है, उसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को ये कम कर लेते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म इस फॉर्म में होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस फॉर्म में कैरी होती है कि इनकी जो एटीपी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। दे डोंट नीड हाई अमाउंट ऑफ एटीपी टू कैरी आउट देयर वाइटल एक्टिविटी। वैसे भी डोरमेंट में है, रेस्टिंग फेज में, अगर कोई सेल है उसको कोई ऐसा काम है, उसका पर्पस है कि बस उसको सर्वाइव करना है, तो कोई एक्टिविटी ऐसा हो ही नहीं रही है, no activity, no ATP requirement or consumption of energy is there, no consumption of energy, तो metabolic activity नहीं है, तो requirement वैसे भी कम ही है इनकी। देखिए thermowise as the name indicates, obviously thermo means temperature, philic means loving, high temperature loving ये organisms होते हैं, and hyperthermophilic archaebacteria found in submarine hydrothermal वेंट्स से इनको भी फाइंड आउट किया है, और काफ़ी हाई टेम्परेचर पे एज वेल एज काफ़ी एसिडिक पीएच पे भी ये ग्रो कर लेते हैं। And usually this thermophilic form they use sulfur and iron as their for their respiration process. Here as it is given in the slide, that is archaebacteria, उनको काफ़ी टेम्परेचर कौन से 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक से ग्रो फाइंड आउट किया, आइसोलेट किया है, और ये भी देखा है कि मतलब दे आर clear cut thermophilic because they are unable to grow below 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो ग्रो ही नहीं करेंगे। ये कुछ ये जो नाम लिए हुए ये रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जिनकी ये फाइंडिंग्स हैं, उनके कुछ के नाम हैं along with the year. And pyrodictyum to be is found to be the most thermophilic archaebacteria growing above 110 degrees centigrade, and all these bacteria they दोनों ही anaerobic और aerobic metabolism शो करते हैं। चीज़ स्टेटर ने बताई थी 1986, and isolated from deep hot sediments and beds, obviously वो येलो स्टोन जो आपको एक पिक्चर है, वो येलो स्टोन नेशनल पार्क पे ही ऐसे हॉट स्प्रिंग हैं, वॉल्केनिक एरियाज हैं, वहाँ पे सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे सल्फर
की भी कंटेंट ज़्यादा होती है, और तो उस तरह के एरिया या एनवायरमेंटल कंडीशन से भी इनको आइसोलेट किया गया है। एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, जैसे फिशर एटाल इन 1983 ही रिपोर्टेड थर्मोफिलिक आर्किबैक्टीरियल, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। एंड इनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, दैट इज वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन से H2S प्रोड्यूस होता है। तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं थ्रू द सल्फर एंड thus producing the H2S. Now see this sulfur dependent oxidation of sulfur करते हैं, सॉरी सल्फर ऑक्सीडेशन करता है और H2S प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सल्फर डिपेंडेंट आर्किबैक्टीरियल है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एरोबिक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग सल्फोलोबस, ये बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक सल्फर रिड्यूसिंग थर्मोफिलिक, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करते हैं सल्फर का, पर on the basis of their reaction or the activity, whether they are oxidizing it or reducing it, उस हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, sulfur oxidizing and sulfur reducing bacteria, and it is found जो sulfur oxidize करते, oxidize the main indicates oxidation है, तो aerobic form में ही oxidation हो पाएगा, बिना oxygen के oxidation is not possible, और reducing है तो वो electron gaining and electron giving process are there। तो जो reduction process हो रहा है तो वो anaerobes के थ्रू होता है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ हाई टेम्परेचर इकोसिस्टम, जहाँ पे तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दे आर प्रोवाइडिंग, ये एक बेस क्रिएट करते हैं ऑक्सीजनिक कंडीशन में भी, जिससे कि दूसरे एनारोब्स वहाँ पर ग्रो कर सके। एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस रिजल्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन पर्पल नॉन। ये भी एक इनका इवोल्यूशनरी लिंक से रिलेटेड फाइंडिंग है कि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये माना जाता है कि जो इन्होंने अपने लाइक जो सल्फर आर्किबैक्टीरियल हैं, सल्फर डिपेंडेंट आर्किबैक्टीरियल, और या इन्होंने अपने जीन्स को ट्रांसफर किया होगा पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। दीज आर दी यू बैक्टीरिया, दीज पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है, तो इन्होंने अपने जीन्स को इसमें ट्रांसफर किया होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हुए होंगे, इसके कारण इनका एवोल्यूशन हुआ था। मेथेनोजेंस क्या होते हैं एक्चुअली? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बायप्रोडक्ट। एंड ये जो मेटाबॉलिक बायप्रोडक्ट मीथेन का जो प्रोडक्शन होता है, एक्चुअली इट अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन। in usually it happens in marine sediments। मरीन सेडिमेंट्स में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है मीथेन का, इट इज नोन एज मिथेनोजेनेसिस। अब जो मेथेनोजेंस हैं, दे आर ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऐसा लिखा हुआ है, और दे प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द बायोसिंथेसिस ऑफ मीथेन, एंड they are lithotropic microorganisms, distributed widely। कहाँ पे मार्शेस में होता है, सीवेज जो वेस्ट वाटर होता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड सम एनिमल्स। एनिमल्स मीन जो कैटल फीडिंग जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे रहते हैं। अब ये मीथेन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? द मेथेनोजेंस आर known to contain certain coenzymes and pathways which use hydrogen to reduce carbon dioxide, or in some cases acetate to produce methane।
तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे जो इनका रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो मेथेनोजेंस हैं इन अपने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कोएंजाइम्स की सहायता से और मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहता है उसको रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर एसिटेट में, और उससे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? द मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद hydrogen to produce methane. CO2 plus H2, it will produce CH4. And this carbon dioxide and hydrogen molecule are produced in fermentation reactions also. So जो methanogenesis process है, it is ये आपको opposite है of the respiration of the photosynthesis. Instead, it is following the fermentation or the anaerobic reaction. One more thing, that is there's a two words I use. Well, first is methanotrophic and methanogenic. Methanotrophic word अगर अपन use करते हैं तो they use oxygen to oxidize methane into carbon dioxide. Methanotrophs. We are talking about the methanotrophs and methanogenesis. तो methanotrophs में they use oxygen. Oxygen की सहायता से वो मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस करते हैं। मेथेनोजेनेसिस क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग हाइड्रोकार्बन विद द एंड प्रोडक्ट बीइंग मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे वो हाइड्रोकार्बन का जो एक डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन मेथेनोट्रॉफ्स। इन मेथेनोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन डिग्रेड होगा और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शन होगा। See, here are the pictures showing some of the methanogens, methanogenic archaebacteria. Yes, spirillum, as the name indicates. First one you can see that spirillum, that is the name is spiral shape mein hai. Then thermoautotrophicum. This is again beside this methane production as well as the high temperature tolerance capacity is here. Then thermoacidophiles, that is methanogen. ये डिफरेंट फॉर्म शेप्स में दिए हुए हैं। स्पाइरला शेप भी है, कोकोइड भी है, आपके फिब्रिलर शेप में भी है, एंड दिस इज डिप्लोकोकाई ऑल्सो। तो इस तरह के डिप्लोबैसिलाई टू। तो ये डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स के आपके बैक्टीरिया दिए हुए हैं। वन साइड इट इज गिवन आर्किबैक्टीरिया एंड उसी का देखिए थोड़ा सा कोई बहुत अंतर नहीं है आर्किबैक्टीरिया में और ट्रू बैक्टीरिया के शेप साइज में, ओनली ऑलमोस्ट सेम है। तो उससे ये है कि ये इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है ऑन अ सिंगल सेल। आपको मेथानोजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी वी हैव डिस्कस्ड सिंस they were considered to be as the first archaebacteria to be discovered or to be found on the earth। और ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशंस में प्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, एंड दे also participate in the remineralization of organic carbon, and they serve as the source of nutrient for the other organisms going on in that environmental conditions। कमिंग टू द यू बैक्टीरिया, आप लोगों को सब में बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर वगैरह सब बहुत बार पढ़ा होगा। देन ऑल्सो वंस अगेन ये उनका पेप्टाइडोग्लाइकन और सेल वॉल होता है, और डीएनए आरएनए सिंपली प्रेजेंट होते हैं, और एक्सट्रीम एक्सट्रीम्स दो जिन एक्सेप्शनल केसेस लाइक एंजियोस्पोर जो फॉर्मर्स होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग जो बच्चे दे कैन रजिस्टर अनफेवरेबल कंडीशंस आल्सो। अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस they are found to be reported, and as well going through that conditions also। ये भी aerobic, anaerobic, strict anaerobics और facultative
एंड एट एसिडिक पीएच और अल्कलीन पीएच, तो वैसा ये भी एडेप्टेशन होता है। और यूजुअली जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, इट इज ऑल ड्यू टू द म्यूटेशन एंड द जेनेटिक सर्टेन जेनेटिक चेंजेस दैट अकर्स, और जिसके कारण से ये इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस पे ग्रो करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं यू बैक्टीरिया की। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन इनका यूजुअली बाय बाइनरी फिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड, सर्टेन टाइप्स मेसेंचियल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोस्पोर फॉर्मिंग आपको बताया था कि इनको ये अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। पैथोजेंस होते हैं, they are all are also many of these eubacteria are associated with several type of diseases in human as well as animal और plants में भी होते हैं, like bacterial blight of potatoes और tomatoes में उसमें भी ये कॉज करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारा जो आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उसमें नाइट्रोजन सल्फर जो साइकिल होता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल which has been played by these eubacteria. And on the basis of their requirement of oxygen, they've been divided into two categories: obligate aerobes, obligate anaerobes. ये भी सिर्फ एक आपका प्रोडक्ट दिया हुआ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। देन देयर टर्म्स एज obligate aerobes, ऑक्सीजन नहीं चाहिए स्ट्रिक्टली, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो लीथल हो जाएगा। So then there are terms obligate anaerobes. Beside that, I think during our discussion I told you about the facultative word also. Obligate is strict or must. Facultative का मतलब क्या होता है? May be or may not be. Facultative aerobe अगर लिखा हुआ है तो facultative aerobe मतलब they require oxygen. They prefer to go in under oxygenic condition, but in case if oxygen is not available, it does not mean that they would die. वो मरेंगे नहीं। ओनली थिंग तो उनका जो थोड़ा सा एंजाइमेटिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, उनका जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया स्टैटिक कंडीशन में। दो एक वर्ड होता है, एक स्टैटिक होता है, एक सिडल होता है। सिडल दैट इज सुसाइड, वो किलिंग पे जाता है। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, रुक गया है, थम गया है वो चीज़ वहाँ पे। तो बैक्टीरिया स्टैटिक होगा वो, मतलब it will only hamper the growth of the bacteria, but as soon as जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, again they will start growing in multiplication in the same manner as they were um, before, क्योंकि इनिशियली उनको चाहिए था। and if it is facultative anaerobes means though they don't prefer to grow in oxygen, बट इन केस अगर वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है बाय द वे, तो वो हैम्पर्ड नहीं करेगा, वो उनको किल नहीं करेगा, ओनली इट विल not allow or promote the growth and multiplication of that bacteria. And besides that, oxygen की requirement की quantity पे भी depend करता है whether they are microaerophilic or macroaerophilic. Microaerophilic, if it is microaerophilic, then they need they love to grow in oxygen, uh, uh, but they love to grow with little amount of oxygen, बहुत थोड़े अमाउंट में। उनको एयर का वॉल्यूम होता है ना, कैपेसिटी होता है कितना एयर प्रेशर, तो उसमें ग्रो होना चाहते हैं। मैक्रो में उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है ऑक्सीजनिक, और इनका कल्टीवेशन मोड भी डिफरेंट होता है। ये अभी अपन इसको डिटेल में भी देखेंगे। बैक्टीरिया का एक अलग से पूरा उसका शेप, साइज, मोर्फोलॉजी, फंक्शन जो कुछ भी है। तो साइज माइक्रोस्कोपिक ऑब्वियसली, जितने भी आपके माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रो एज अ नेम इंडिकेट, तो माइक्रोस्कोपिक ही होंगे। डिफरेंट शेप में होते हैं, कोकाई फॉर्म में होते हैं, बेसिलाई होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं, और क्लस्टर ग्रेप लाइक बंचेस में तो स्टेफाइलोकोकस होते हैं, चेन्स में होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। सिंगल रॉड शेप है तो बेसिलाई है, डबल रॉड शेप हो गया तो
डिप्लोबैसिलाई हो गया, और बहुत सारे अगर बेसिलाई चेंज हो गए तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई हो गया। इसके अलावा विब्रियो शेप भी होता है। उसके अलावा कुछ आपके प्लियोमॉर्फिक जो होते लाइक एज एन आर्किबैक्टीरिया वी हैव सीन, तो प्लियोमॉर्फिक फॉर्म में भी होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप फॉर्म होता है, और ये कैसे अपन जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं कॉलोनी को, तो हमको ये सारे डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइज के माइक्रो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल का, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ बैक्टीरिया का सेल वॉल है। सेल वॉल के बीनीथ में एक लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल आपको बताया था पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट का बना होता है। न्यूरामिक एसिड रहता है, एसिटिल ग्लूकोसामाइन रहता है, क्रॉस लिंकिंग रहते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। कैप्सूल जो है ये सारे ही बैक्टीरिया में नहीं होता है। जनरली जो वायरलेंट या पैथोजेनिक होते हैं और डिजीज कॉजिंग, उनमें ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है। नॉन कैप्सुलेटेड भी होते हैं बैक्टीरिया, पर कैप्सूल जो है वो लाइक न्यूमोकॉकस वगैरह कुछ जो बैक्टीरिया है जिनमें वायरलेंस की कैपेसिटी होती है। और ये भी कुछ में स्पोर फॉर्मर्स भी आपको बताया था, डीपीए का डाइपिकोलिनिक एसिड जो कंटेंट वो हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट रहता है, तो वो बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में। ये जो पाइलस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा फेब्रोइड वाला, ये आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है जब उसका रिकम्बाइन करना होता है, कंजुगेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। बैक्टीरियम फ्लैचेलम भी सभी बैक्टीरिया में होता है ऐसा नहीं होता है, बट फ्लैचेलम इट इज रिलेटेड associated with the motility of the bacteria। राइबोसोम्स आपको पता है साइटोप्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए जो आपका है सर्कुलर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एंड वो सारे आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डीएनए कंटेंट। तो इस तरह का एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। दिस यू ऑल हैव मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, डिटेल में पढ़ा होगा, स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं। नहीं गाइस, नो, आई हैव सेड कि ये इतने पार्ट्स होते हैं, आपको सबका फंक्शन पता होना चाहिए। सेल वॉल प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन एंड द सेम थिंग, एक ही फंक्शन करते हैं कि एक प्रॉपर शेप और जो मोफोलॉजी होती है, आकार और शक्ल और जो भी प्रदान करते हैं पिलाए का, आपको बता चुके हैं फ्लैचुला। तो हर एक का क्या रोल है, at least you all should know the functions of each of these parts. यहाँ पे आपको दिखाए है शेप्स डिफरेंट, कुछ कुछ शेप्स की ये ऐसा दिखता है। वो जो बुक में जैसा डायग्राम होता है, ये आपके माइक्रोस्कोपिक से वो लिया गया हुआ है। आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू ये इतने आपके सुंदर से डायग्राम्स दिए हुए हैं कि जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इस तरह के बैक्टीरिया, जो डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यू कैन ऑब्जर्व देम इन दिस मैनर। ऐसे वो दिखाई देते हैं, स्टेन्ड है ये, इसलिए ये कलरफुल दिखते हैं। कुछ जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कलर होते हैं, बट दीज आर द स्टेन प्रिपरेशन ऑफ सम ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनीज which you all can see through microscopic observation. Now coming to the mode of reproduction, ये भी आपने पढ़ा होगा, this is the binary fission or the asexual mode of reproduction. But here it is not of the eubacteria, ये आपका पेरिमेशियन है, जो इसका जो कि दिख रहा है डायग्राम में। और ये देखिए एक सेल से एक सेल है, उसके मास वॉल्यूम और उसमें डिफरेंस आता है। और उसके बाद में उसमें यहाँ पे देखिए बाइफर्केशन होता है इन द मिडल, वो एक सेल से जिसमें कि हाफ हाफ कंटेंट, मेनली आपका
आधा साइटोप्लाज्म भी और आधा जो सर्कुलर स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो उसका भी डिवीजन होता है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से एक सेल से आपकी दो डॉटर सेल तैयार होती हैं, फिर ये दो बड़ी हो जाती हैं, फिर ऐसा रेशियो रिप्रोडक्शन जो बाइनरी रेशियो से 2 raised to the power n वाले रेशियो में वो बढ़ता जाता है। 2 raised to the power n के फॉर्म में वो बढ़ता है। मीन्स वन एक से दो सेल्स बनते हैं, दो से आपकी चार बनती हैं, चार से आपकी आठ बनती हैं। तो वो इस रेशियो में इनका जो पॉपुलेशन है वो बाइनरी फिशन, इट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। ये जो डायग्राम ये दिख रहा है, बैक्टीरिया इज एक्चुअली इट इज फॉर द डिवीजन, दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्रोटोजोआ। This is the example of the sexual recombination process. Recombination means then two different bacterial cells, they are exchanging their genetic material. दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल मिलकर के अपना एक्सचेंज, इसमें आपका नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है पर दो डिफरेंट बैक्टीरिया सेल लाइक ए एंड बी, तो ए और बी का क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और इसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब या सेक्स प्लाई जिसके अपन बात करते हैं। वो उसके थ्रू एक कोई बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में डाल करके उसको इंटीग्रेट करता है और इस तरह से, और ये पूरा डिपेंड करता है एक आपके एफ फैक्टर पे, एफ फाइलस, जिसमें एफ फैक्टर या कलाई प्रेजेंट होते हैं, फाइलस प्रेजेंट होता है, इट इज नोन एज सेक्स फाइलस। So bacteria containing this sex phylus or effector, they can transfer their genetic material into the other bacterium and thus transform or that other bacterium. देखिए अभी देखा अपन ने कि वो डिजीज कॉज करता है यू बैक्टीरिया का, बहुत सारे बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी है यू बैक्टीरिया के। सिमिलरली लाइक जैसे आपका मेथनोजेन आर्की बैक्टीरिया के भी है कि वो ह्यूमन गट में रहते हैं और एनिमल गट में रहते हैं और दे अलाउ देम टू कंज्यूम सेलुलोज एंड ऑल। तो ऐसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, दे आर फ्रेंड्स एंड फोस टू। और डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन, अगर आप इनका प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं तो दे ऑल आर वेरी यूजफुल। और अगर इनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस करके, अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना में कोविड में हार्मफुल इफेक्ट से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है जो भी एक वायरस के थ्रू अपन फेस कर रहे हैं। वायरसेस के जनरली वैसे भी वायरसेस के बेनिफिशियल एस्पेक्ट कम ही हैं, पर ठीक है, जब आप वैक्सीन प्रिपरेशन करते हैं तो यही वायरस के आपके आरएनए डीएनए काम आते हैं, और जब आप वो बैक्टीरिया आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया किल करना होते हैं तो वो तब भी ये वायरसेस के रोल होते हैं इन क्लीनिंग अप ऑफ द वाटर बॉडीज और लार्ज स्केल वो पार्टिस को इनोकुलेट करते हैं। तो हर एक उसके हार्मफुल और बेनिफिशियल एस्पेक्ट होते हैं यूजफुल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये तो यूबिक्यूशियस है, जितना ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट पे और पूरे आपके एनवायरनमेंट में और हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको फ़ायदे भी बहुत पहुंचाते हैं जब आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट करते हैं। तो नुकसान भी करते हैं, कंटामिनेशन भी करते हैं।